एपिसोड 249, 251 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड कर दिया है। सॉरी भाई लोग, ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आप ठीक कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेज को 2 दिन के अंदर सिचुएशन की ठीक होने तक बंद करने का ऑर्डर दे दिया था। सभी ने अपना माथा पकड़ लिया था। वहीं कुछ हाई ऑफिसर और गवर्नमेंट मीटिंग कर रहे थे। उनकी हाथों में कुछ भी नहीं था, ऊपर से प्रेशर भी था उनके ऊपर। तभी एक सेंट्रल मिनिस्टर का ऑफिसर बोला, सर हमें जल्द से जल्द इस सिचुएशन को टैकल करना होगा, वरना बहुत सारी जाने जाएगी, क्योंकि अभी ही पता चला है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। अब आगे उस ऑफिसर की बात सुनकर सब और भी परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि ये वायरस या डिजीज जो भी है वो बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा था, खास करके बच्चे और हॉस्पिटल में पड़े बीमार लोगों में। इसलिए कुछ भी करके उन्हें इस सिचुएशन को हैंडल करना था, वरना पता नहीं और कितनी जाने जाएगी। तभी सेंट्रल मिनिस्ट्री का चीफ बोला, कल रात से रिसर्च टीम उन पेशेंट की ब्लड से उस वायरस को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऊपर से अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक कम पड़ रहा है। आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक ही दिन में ये वायरस इतनी स्प्रेड कर सकता है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जब टीम को वायरस के बारे में ही पता नहीं चल रहा है, तो वो एंटीडोट कैसे बनाएंगे, और जब तक वो डिटेक्ट करके एंटीडोट बनाएंगे तब तक पता नहीं कितने दिन लग जाएगा, और उतने दिनों में कितनी ही लाशें बिछ जाएगी। ये कहकर चिप सुरेंद्र ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर से चेयर पर बैठ गए। इतनी लोगों को, खास करके न्यूज में बच्चों को इतने गंभीर हालत में देखकर उनके दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि उन्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे। तभी उनका एक टीम मेंबर बोला, सर मुझे लगता है इस वर्स्ट सिचुएशन में सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। उसकी बात सुनकर सभी मेंबर्स उसे देखने लगे कि वो आगे क्या कहने वाला है। इस वक्त तो सबके लिए आशा की एक किरण ही काफी थी। कौन है वो? तुम किसके बात कर रहे हो? जल्दी बताओ, ऐसा कौन है को इस वक्त मदद कर सकता है? उसके पास बैठे टीम के 3 मेंबर ने बेचैनी से पूछा। वो टीम मेंबर सोचते हुए बोला, मिस ईशा, इस वक्त सिर्फ वही है जो हमारी मदद कर सकती है। आप सबको पता है कि वो कितनी टैलेंटेड है। आज तक जितनी भी चैलेंजिंग सर्जरी उन्होंने की है, सब सक्सेसफुल है। और वो जो मेडिसिन बनाती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, यहाँ तक कि किसी भी देश की रिसर्च टीम उनके साथ compete नहीं कर सकती। अगर वो इस वक्त हमारी हेल्प करेगी तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आज तक उन्होंने कितनी ही वायरस का एंटीडोट बनाया है, हमें बस कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट करना है। मुझे यकीन है वो एक ही घंटे में इस वायरस को डिटेक्ट कर लेगी, तो 2 दिन का अंदर ही मिस ईशा जरूर वायरस का एंटीडोट बना लेगी। उसकी बातों से सभी सहमत थे, पर वो लोग जानते थे कि मिस ईशा से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। उनके पास तो हर दिन हजारों मेल आती होगी। एक टीम मेंबर बोला, तुमने सच कहा, जो कोई नहीं कर सकता उस काम को डॉक्टर ईशा आराम से कर सकती है। पर हम उनसे कैसे कांटेक्ट करें? ना तो हमें उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पता है और ना ही हम उनकी असली आइडेंटिटी पता है। ऊपर से वो कब कहाँ किस कंट्री में होती है किसी को ये भी नहीं पता, तो हम उन्हें कैसे कांटेक्ट करेंगे? तभी एक टीम मेंबर उदास होकर बोला, ये तो बिल्कुल सच है, उन्हें जितना चाहिए हम पैसे दे सकते हैं, पर उनसे कांटेक्ट कैसे करें? और अगर मेल भी करे तो क्या पता वो दूसरे मेल की तरह हमारे मेल को भी इग्नोर कर दे। ऐसे भी दुनिया के सबसे अमीर से अमीर लोग उनसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें पैसों की कमी होगी? सब हताश थे। फिर भी वो टीम मेंबर जिसने पहले मिस ईशा से हेल्प लेने को बोला था, वो बोला, हमें पहले कोशिश करनी ही चाहिए। उसकी बात सुनकर चीफ सुरेंद्र जी बोले, ठीक है, डॉक्टर ईशा से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तभी सुरेंद्र जी का फोन रिंग हुआ, तो उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। उधर से कुछ बोला गया, कुछ देर बात करके सुरेंद्र जी ने फोन रख दिया और भी तनाव में आ गए। उन्हें इतनी टेंशन में देखकर एक टीम मेंबर बोला, क्या हुआ चीफ, क्या कोई और बुरी न्यूज है? उसकी बात सुनकर चीफ सुरेंद्र ने गहरी सांस लिया, फिर बोले, हाँ, ये केस लगातार बढ़ती जा रही है, बाकी की सिटी में भी लोग एडमिट हो रहे हैं, और हॉस्पिटल अब लोगों को और भर्ती नहीं कर सकता, डॉक्टर्स भी कम पड़ रहे हैं। 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। ऊपर से जो डॉक्टर्स पेशेंट को चेक कर रहे हैं, उनकी ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें ये वायरस ज्यादा जल्दी इफेक्ट कर रहा है। अब तक अलग अलग हॉस्पिटल में से हर हॉस्पिटल में 1-2 डॉक्टर्स भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। ये वायरस बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करती है। कुछ बच्चों की पेरेंट्स को भी ये इन्फेक्ट कर चुका है। गवर्नमेंट भी प्रेशर बना रही है। अब तो सिचुएशन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ऊपर से रिसर्च टीम को भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अब डॉक्टर ईशा से मदद लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें मेल करो, देखो कि वो कहाँ है और क्या इस वक्त वो मदद यहाँ आकर कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर एक टीम मेंबर ने डॉक्टर ईशा की आईडी पर मेल किया और सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर ईशा इसमें मदद करेगी या नहीं, पर इस वक्त वही उनकी लास्ट होप थी। सब मायूस थे कि तभी उस लैपटॉप में डॉक्टर ईशा की तरफ से मेल आया।
I already know about this situation and I have already detected the virus. I will make an antidote for it soon. आप सब तब तक बस एक अलर्ट और कुछ रिस्ट्रिक्शन जारी कीजिए। जो लोग ऑलरेडी इस वायरस से इन्फेक्टेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करे और अपनी टेम्परेचर को कम करने के लिए मेडिसिन ना ले, और ध्यान रखिए जिस जगह पर रैशेज हुआ है उसे कुछ भी करके ज़्यादा टच ना करे। फैमिली को पेशेंट से दूर रहने को बोलिए, वरना जल्दी ही बाकी सब भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये वायरस हवाओं में भी फैल जाएगी, धीरे धीरे पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल। मेडिसिन लेने से मेडिसिन की केमिकल और वायरस की केमिकल की वजह से पेशेंट की जल्द ही केमिकल रिएक्शन की वजह से डेथ हो सकती है। वहां बैठे सभी लोग इस मेल को पढ़ रहे थे। वो खुश हो गए थे कि डॉक्टर ईशा ने पहले ही उनकी मदद के लिए सबकी जान बचाने वायरस को डिटेक्ट कर लिया है। उन्हें हैरानी भी ही रही थी कि जिस वायरस को देश का सबसे बड़ा रिसर्च टीम डिटेक्ट नहीं कर पाया, यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट में बाहर की कंट्री की रिसर्च टीम से भी मदद मांग लिया था, पर अब तक किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। पर डॉक्टर ईशा ने ऑलरेडी इतनी जल्दी इस वायरस को डिटेक्ट कर लिया है और वो अब एंटीडोट भी बनाने वाली है, और उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन दिया है वो भी इस वायरस को फैलने से रोकने की मदद करेगा। चीफ सुरेंद्र खुशी और हड़बड़ी में अपने टीम मेंबर से बोले, जल्दी करो, डॉक्टर ईशा ने जैसा कहा है वैसा ही करो, अलर्ट और रिस्ट्रिक्शन जारी कर दो। और उसमें ये भी मेंशन करो कि ये रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर ईशा की तरफ से आया है, ताकि कोई भी इसे नजरअंदाज करने की कोशिश ना करे। उनकी बात सुनकर सबने उसी हिसाब से काम किया। सबको थोड़ी राहत मिल रही थी। अब जब उनके साथ दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर मिस ईशा थी तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा था। थोड़ी देर में ही गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक ही अलर्ट जारी हुई, और उसमें ये रिस्ट्रिक्शन और अलर्ट डॉक्टर ईशा ने जारी किया है ये शो हो रहा था। ये देखकर प्यार मीडिया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। सब डॉक्टर ईशा की रूल्स और रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि चाहे वो इंसान गरीब ही क्यों ना हो, पर सबको डॉक्टर ईशा की नाम पता था और उनकी मेडिकल एक्सपर्टीज और नॉलेज के बारे में पता था। डॉक्टर ईशा ने बहुत बार गरीब पेशेंट की सर्जरी भी की थी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए सब उनकी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब जब डॉक्टर ईशा खुद एंटीडोट बना रही है तो सक्सेस जरूर मिलेगी, बस तक बर्दाश्त करना है। पर क्या इतने सारे बच्चे और बाकी पेशेंट तब तक जिंदा रह पाएंगे, बस यही सवाल था। उसके कुछ देर बाद ही फिर से हंगामा मच गया। न्यूज में बार बार यही दिखाया जा रहा था कि डॉक्टर ईशा ने क्वीन फोमा के साथ कोलैबोरेट किया है। क्वीन फोमा ने मिस ईशा की बात मानकर क्वीन फोमा ने उनके अंदर आने वाली सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ये देखकर सब और भी खुश हो गए, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरी तरह से भर चुका था। इस वक्त वहां डॉक्टर भी कम पड़ रहे थे। मिडिल क्लास और गरीब घर के लोग अपने पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा सकते थे, जिस वजह से वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर डिपेंड थे। पर डॉक्टर ईशा की वजह से अब वो आराम से अपने बच्चे, माँ बाप को क्वीन की प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते थे। वो ये भी जानते थे कि ये सब सिर्फ मिस ईशा की वजह से हो पा रहा है, इसलिए सब इस वक्त डॉक्टर ईशा को आशीर्वाद दे रहे थे। वहीं इंडियन गवर्नमेंट और सारे हाई ऑफिशियल के लोग भी काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पेशेंट को वो कैसे संभाले। वहीं तभी एक और न्यूज सबके ऊपर किसी बम की तरह गिरी। न्यूज में डॉक्टर ईशा की पब्लिक अकाउंट से एक पोस्ट अभी किया गया था, जो बार बार न्यूज में दिखाया जा रहा था। उस पोस्ट में डॉक्टर ईशा ने बाकी सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को मदद करने को बोला था, गरीब और मिडिल क्लास पेशेंट को फ्री में एडमिट करने को बोला था, और जो भी हॉस्पिटल मदद करेगा उन सभी हॉस्पिटल को डॉक्टर ईशा की तरफ से कैंसर पेशेंट और ब्रेन ट्यूमर पेशेंट और ऑर्गन फेल्यूअर पेशेंट के लिए 6 महीने तक उनकी बनाई मेडिसिन को आधे प्राइस में दिया जाएगा। ये न्यूज देखकर तो सब हैरान थे, डॉक्टर ईशा कितनी अच्छी है। आपने इतनी महंगी दवाएं सिर्फ आधे प्राइस में देने को तैयार है, सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए। पूरा सोशल मीडिया टेलीकास्ट चैनल में कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। सब डॉक्टर ईशा की तारीफ कर रहे थे कि डॉक्टर ईशा कितनी अच्छी इंसान है, लोगों के बारे में कितना सोचती है। वहीं उस न्यूज के बाद ही एक और न्यूज आई, राजवंश फैमिली की सभी स्टेट में मौजूद प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को फ्री में एडमिट करा सकते हैं। ये न्यूज देखकर तो सब आए भी खुश हो गए। वहीं ये ऑर्डर तो मोक्ष ने आपने अंडर सभी हॉस्पिटल और राजवंश फैमिली के हॉस्पिटल को दिया था। अब जब उसकी बीवी लोगों के मदद करने के लिए इतना सब कुछ कर रही थी, वो भला कैसे पीछे हट जाता। थोड़ी देर में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने सभी पेशेंट के लिए फ्लो खाली करवा दिया। बाकी पुराने पेशेंट को उन लोगों ने दूसरे फ्लो पर शिफ्ट कर दिया। भला डॉक्टर ईशा की बनाई हुई मैजिकल दवाई जो पूरे दुनिया में भी नहीं मिलती, जिसकी कीमत लाखों में है, अब उन्हें मिल रहा था वो भी 6 महीनों तक आधे दाम में। तो भला वो सब खुश कैसे ना होते। अगर डॉक्टर ईशा की बनाई हुई दवाई जो सोने से भी कीमती है वो 10% कम में मिलता तो भी सभी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स मदद करने के लिए राजी हो जाते। तो यहाँ तो इतना ज्यादा पैसा उनका बच रहा, वो भी 6 महीनों तक, जिस वजह से सब खुश थे। सभी हॉस्पिटल के बाहर कुछ रिपोर्टर्स खड़े न्यूज को टेलीकास्ट कर रहे थे।
क्योंकि इस बीच और 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब तो सबकी आस बस डॉक्टर ईशा पर थी। वहीं राजवंश मैंशन में सब हाल में बैठकर टीवी देख रहे थे। अपनी बहू के बारे लोगों के मुंह से तारीफ और लोगों को उसे आशीर्वाद देते हुए देखकर सब खुश थे। पर उन्हें इन लोगों के लिए भी दुख हो रहा था जो इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे, खास करके छोटे बच्चे। उन्हें अपनी बहू की डिसीजन लेने की एबिलिटी और इतना इन्फ्लुएंस और स्ट्रोंग मेंटालिटी देखकर प्राउड फील भी हो रहा था। मोक्ष, इस वक्त ईशानी कहाँ है? कल्पना जी ने चिंता से पूछा। तो मोक्ष बिना भाव के बोला, क्वीन फॉर्मा में, वो इस वक्त वायरस पर रिसर्च कर चुकी है, अब वो एंटीडोट बना रही है। मोक्ष के दिल में भी दर्द हो रहा था, पर सिर्फ ये सोच करके उसकी बीवी कितना थक गई होगी। उसने तो उसे आपने पास आने से भी मना कर दिया, वरना एक इस वक्त अपनी बीवी के पास होता। मोक्ष, इस वक्त ईशानी कहाँ है? कल्पना जी ने चिंता से पूछा। तो मोक्ष बिना भाव के बोला, क्वीन फॉर्मा में, वो इस वक्त वायरस पर रिसर्च कर चुकी है, अब वो एंटीडोट बना रही है। मोक्ष के दिल में भी दर्द हो रहा था, पर सिर्फ ये सोच करके उसकी बीवी कितना थक गई होगी। उसने तो उसे अपने पास आने से भी मना कर दिया, वरना एक इस वक्त वो अपनी बीवी के पास होता। अब आगे, मोक्ष की बात सुनकर कल्पना जी ने अपना सिर हिला दिया। उनकी बहू इस वक्त पूरे देश की लोगों की मदद कर रही है। ये उनके लिए एक प्राउड की बात थी, पर उन्हें ईशानी की चिंता भी बहुत हो रही थी कि कहीं उस वायरस के कांटेक्ट में आकर ईशानी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दादी माँ बोली, बस हमारी बच्ची सेफ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त पूरा देश की उम्मीद हमारी बच्ची पर टिकी हुई है और मुझे पता है हमारी पोता बहू उस उम्मीद को टूटने नहीं देगी, दादाजी ने ईशानी की तारीफ करते हुए कहा। तो दक्ष बोला, आपने बिल्कुल सही कहा दादाजी, हमारी भाभी सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, उनकी जीनियस माइंड के साथ तो कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। इतने सारे रिसर्च टीम और साइंटिस्ट तो उस वायरस को डिटेक्ट भी नहीं कर पाए, पर हमारी भाभी ने ये कितनी जल्दी कर दिया। और वो एंटीडोट भी बना रहे हैं और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी उन्होंने आधे दाम में मेडिसिन देने को बोल दिया है। अब देखिए, हमारी भाभी की बनाई हुई मेडिसिन को लेने के लिए ये सभी हॉस्पिटल जो कभी किसी मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चों को अपने हॉस्पिटल में आने नहीं देते, वो सभी हॉस्पिटल केस से ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को एडमिट करा रहे हैं। ये कहकर दक्ष ने मजाक उड़ाते हुए हंसा, क्योंकि सबको पता था कि वो हॉस्पिटल सिर्फ रिच फैमिली के लोगों का ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी देते रहे। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे तो भाभी की चिंता हो रही है। इस वायरस पर रिसर्च करने से भाभी को बस कोई प्रॉब्लम ना हो, नव्या ने मायूस होकर कहा। घर में सब चिंता में थे, पर इतने लोगों को ऐसे मरते हुए कोई नहीं देख सकता था। उनकी बहू लोगों को बचाने का काम कर रही है और वो एक डॉक्टर को उसकी काम करने से तो नहीं रोक सकते थे ना। कनक जी मोक्ष से बोली, एक काम करो, अगर हमारे कॉर्पोरेशन या किसी कंपनी के स्टाफ इस वायरस से इन्फेक्ट है तो उन्हें पैसों से मदद करो। फिर दक्ष और नव्या की तरफ देखकर बोले, और आप दोनों आज दिन भर कहीं बाहर नहीं जाओगे। उनकी बात पर दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। नव्या बोली, भाभी ने हमें पहले ही रिस्ट्रिक्शन दे दिया था। तभी अखिलेश जी ने मोक्ष को देखते हुए पूछा, वैसे क्या ईशानी ने क्वीन फॉर्मा के साथ कोलाबोरेट कर लिया है, या वो पहले ही कोलब्रेशन में थे, क्योंकि ईशानी ने जयदेव अंकल को भी क्वीन फॉर्मा की लैब में बनाई गई दवाई प्रोवाइड किया था, या फिर क्वीन फॉर्मा को ईशानी ने इस वक्त कोई बेनिफिट दिया है, वरना इतनी बड़ी फॉर्मा कंपनी और उसकी हॉस्पिटल चेन ऐसे ही तो बिना फायदा के सबकी फ्री ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहा होगा। तुम हमारी बहू की मदद क्यों नहीं करते? वो कितना पैसा खर्च कर रही है इस वक्त सबकी जान बचाने के लिए। तुम उसे जितना चाहे पैसा और बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड करो ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उनकी बात सुनकर मोक्ष का एक्सप्रेशन अजीब हो गया। वो अखिलेश की को तरफ देखकर बोला, वो खुद क्वीन फॉर्मा कंपनी की ओनर है, उसे आपने ही कंपनी को बेनिफिट देकर काम करवाने की क्या जरूरत है? वो वहां जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है, और वहां जो भी सारी दवाएं बनती है सबका रिसर्च मेरी बीबी ही करती है। वो तो बाकी साइंटिस्ट सिर्फ उसकी रिसर्च की गई फॉर्मूला के ऊपर काम करके मेडिसिन बनाते हैं, तो मैं क्या इक्विपमेंट उसे प्रोवाइड करूं? मेरी बीबी की फॉर्मा कंपनी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, उसके पास जो इक्विपमेंट है वो तो बड़े बड़े इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास भी नहीं है। और आपको क्या लगता है मैं मदद नहीं करना चाहता हूं? पर मेरी बीबी को मेरे पैसों की जरूरत ही नहीं है। क्वीन फॉर्मा के पास ना तो फॉर्मूला की कमी है, ना ही महंगी दवाइयों की कमी है। अगर मेरी बीबी की फॉर्मा कंपनी से 1 साल तक भी फ्री में सभी हॉस्पिटल को मेडिसिन सप्लाई करना पड़े, तो भी मेरी बीबी आराम से कर सकती है। ये पैसा समुंदर से एक गिलास पानी निकालने के बराबर होगी मेरी बीबी के लिए। तो मैं क्या मदद करूं? मेरे मदद के बिना भी मेरी बीबी सब कुछ संभाल सकती है। मोक्ष की सारी बातें सुनकर तो जैसे वो सब सदमे में चले गए थे। इतनी बड़ी फॉर्मा कंपनी उनकी बहू की है। अफवाह है कि क्वीन फॉर्मा कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो पूरे फॉर्मा इंडस्ट्री को रातों रात गायब कर सकते हैं, और उसकी बॉस एक मिस्टीरियस इंसान है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि ज्यादातर पार्टी में क्वीन फॉर्मा की सीईओ जाह्नवी ही आती थी, उसकी ओनर को किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब उनकी बहू ही वो मिस्टीरियस पर्सन है। ही भगवान, उनकी बहू की और कितनी आइडेंटिटी है।
सभी आइडेंटिटी इतनी सुपीरियर क्यों है? देखा जाए तो भले ही राजवंश कॉर्पोरेशन नंबर 1 पर है, पर अगर ईशानी की बाकी सभी आइडेंटिटी और ये फॉर्मा कंपनी को पैसे को मिलाया जाए तो वो शायद राजवंश कॉर्पोरेशन को पैसों के मामले में टक्कर दे सकती है, या शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मतलब उनकी बहू की पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी थी कि वो अकेली 3-4 देश की जीडीपी को चला सकती है। इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्मा कंपनी हमारी भाभी की है, दक्ष ने एक्साइटेड होकर कहा। सबने एक दूसरे को देखा, सबके मन में एक ही बात थी। कनक जी अजीब नजरों से मोक्ष को देखते हुए बोली, क्या मेरा ये खड़ूस पोता मेरी पोता बहू के लायक भी है? बाकी सबने ने भी अजीब नजरों से मोक्ष को देखा, जैसे सब कनक जी की बातों से सहमत हो। आपनी दादी माँ की बात सुनकर और उन सबको अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो उन्हें घूरते हुए बोला, मैं आपका पोता हूँ, तभी तो आप मेरी बीबी आपकी पोता बहू बनी। उसकी बात सुनकर सबका मुंह बन गया। नव्या बोली, हाँ भाई की ये बात भी बिल्कुल सच है। वैसे मुझे तो भाई और भाभी परफेक्ट लगते हैं। भाई के सिवा भाभी के लिए इस दुनिया में कोई भी लड़का सूट नहीं करता। उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से भाई परफेक्ट है और भाई के लिए भी भाभी परफेक्ट है। ये कहते हुए नव्या स्माइल कर रही थी। नव्या की बात सुनकर मोक्ष के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। उसे तो उसकी बहन ही इस घर में सबसे समझदार लग रही थी। उसने प्राउड से नव्या को देखा और आपने हमेशा की तरह कोल्ड टोन में बोला, तुम्हें न्यू एडिशन की कार चाहिए थी ना, तुम्हें मिल जाएगी। यूं सुनकर नव्या खुश हो गई और बोली, थैंक यू भाई, आप सबसे बेस्ट हो। उसे पता था कि उसके भाई ने क्यों उसे कार देने को बोला। जरूर ये भाई और भाभी की एक साथ परफेक्ट लगने वाली बात पर ही होगी। वहीं बाकी सबको भी समझ आ रहा था कि मोक्ष ने उसे क्यों कार दिया, क्योंकि नव्या ने उसकी और ईशानी की जोड़ी को परफेक्ट कहा। टेयर्स ऑफ जॉय। मोक्ष की हरकतें देखकर सबको हंसी आ रही थी। वहीं दक्ष को भी अपने भाई से गिफ्ट चाहिए था, इसलिए वो भी मोक्ष को मक्खन लगाते हुए बोला, बिल्कुल सच में भाई और भाभी की जोड़ी परफेक्ट है। ऐसी जोड़ी तो दुनिया में दूसरा कोई होगा भी नहीं। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये बदमाश उसे मक्खन लगा रहा है। फिर भी उसने उसकी और उसकी बीवी की जोड़ी की तारीफ की थी, इसलिए उसने उसे भी न्यू रिलीज हुई स्पोर्ट्स कार देने को बोल दिया। दक्ष तो खुशी से झूम रहा था। मोक्ष के वहां से रूम में जाने के बाद दक्ष बोला, अगर पहले पता होता कि भाई और भाभी की तारीफ करने से इतना प्रॉफिट होगा तो मैं रोज भाई और भाभी की तारीफ करता। ये कहकर वो हंसने लगा। बाकी सब भी उसकी बातों से हंसने लगे। वहीं मेहरा मैंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे, सिर्फ ईशानी और नंदिनी को छोड़कर। ईशानी तो रिसर्च में बिजी थी, वहीं नंदिनी को तेजस अपने घर अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले गया था। पर आज सुबह से जो सिचुएशन थी उसे देखकर रागिनी जी ने तेजस और नंदिनी को घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। सब नेट कर न्यूज देख रहे थे, सबके चेहरे पर परेशानी थी। एक तो ऐसी सिचुएशन, ऊपर से ईशानी इस वक्त एंटीडोट बनाने में लगी हुई थी, इसलिए वो सब हद से ज्यादा परेशान थे। उन्हें इस वक्त ईशानी की बहुत चिंता हो रही थी। जिस हिसाब से और जितनी जल्दी ये वायरस स्प्रेड कर रहा था, पता नहीं उनकी बच्ची ठीक होगी भी या नहीं। सौदामिनी जी को नहीं पता था कि ईशानी डॉक्टर ईशा है, क्योंकि जलन में अंधी होकर प्रिया ने अपने डैड यशराज को नहीं बताया था कि ईशानी की कितनी बड़ी आइडेंटिटी है। उसे लग रहा था कहीं उसके डैड भी उस ईशानी को काबिल मानने ना लग जाए। सौदामिनी जी न्यूज को देखकर खुश थी। ये वायरस उनके बेटे यशराज के लिए पैसा कमाने का जरिया और इंटरनेशनल रिसर्च लैब और सबसे बड़ा इल्लीगल बिजनेस लेब और अलायंस से जुड़ने का मौका था। ऐसे भी अगर उन्हें इन्फेक्शन हो गया तो भी जब इस वायरस का एंटीडोट मिल जाएगा तो यशराज उन्हें वो एंटीडोट दे देगा, और ये एंटीडोट जल्दी ही वो रिसर्च टीम बना लेगा जिसने ये वायरस बनाया है। दूसरे लोग मरे या जिए उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जितने मरेंगे उनके लिए उतना ही प्रॉफिटेबल है। सौदामिनी जी को बात इतना पता था, बाकी वो पैसे कैसे इस वायरस से कमाने वाले हैं ये तो सौदामिनी जी को नहीं पता था। पर डॉक्टर ईशा की सबकी मदद करता देख और एंटीडोट बनाने की कोशिश करते न्यूज देखकर सौदामिनी जी को गुस्सा आ रहा था। पर वो रिलैक्स थी, क्योंकि यशराज ने कहा था कि इस वायरस का एंटीडोट कोई नहीं बना सकता। इस एंटीडोट को सिर्फ वही बना सकता जिसने इस वायरस को बनाया है, क्योंकि उसकी केमिकल और प्रॉपर्टीज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। वहीं क्वीन फॉर्मा रिसर्च लैब में ईशानी अभी एंटीडोट बनाने में लगी हुई थी। कल रात से उसने एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं किया था। वहीं स्क्रीन पर बार बार फेल्ड शो हो रहा था, जिसे देखकर ईशानी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। उसने वायरस को तो डिटेक्ट कर लिया था, पर उसे पता था ये वायरस नेचुरल नहीं है, इसे किसी ने बनाया है। अभी तक 2 बात एंटीडोट की केमिकल की वजह से रिसर्च फेल हो चुकी थी। ईशानी ने इस बार एक अलग मेथड ट्राई किया। उसने ट्रेडिशनल आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन मिलाकर कुछ जड़ी बूटी और लाइस की पौधे को मिलाकर उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। बाकी सभी साइंटिस्ट फोकस के साथ ईशानी को देख रहे थे, पर वो अपनी बॉस की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये वायरस कितना खतरनाक है और उनमें से कोई भी इसका एंटीडोट नहीं बना सकता।
पर उनकी बॉस ये जरूर कर सकती है। आज तक उनकी बॉस ने ऐसा कोई ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है जिसे सॉल्व ना कर पाई हो। 2 घंटे बाद सब चमकती हुई आंखों से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे जहां रिसर्च सक्सेस शो हो रहा था। सभी रिसर्च टीम की मेंबर और साइंटिस्ट खुशी और एडमिरेशन भरी नजरों से अपनी बॉस को देख रहे थे। यू आर ब्रिलियंट बॉस, आपने इतने कम टाइम में एंटीडोट बना लिया, एक रिसर्चर ने खुशी से कहा। तो एक और मेंबर ने कहा, बॉस तो है ही अमेजिंग, ये बस छोटी सी वायरस है, बॉस ने तो इससे भी खतरनाक वायरस का एंटीडोट बनाया है। बाकी टीम मेंबर भी ईशानी की तारीफ करने लगे। ये सब ईशानी को 3 सालों से जानते थे। सभी मेंबर ईशानी से बड़े थे, फिर भी वो सब ईशानी की रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि ईशानी की नॉलेज उनसे बहुत आगे की थी। वो सब तो ईशानी के सामने इतने सीनियर होकर भी बच्चे बन जाते थे। वहीं ईशानी बहुत थकी हुई कह रही थी, थकान से उसकी चेहरा पीला पड़ गया था। पहले वो इतने टाइम तक रिसर्च करती थी पर कभी उसे इतना थकान नहीं होती थी। पर इस वक्त वो एक्सटेड फील कर रही थी और उसे ये अच्छे से पता था कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे कल ही पता चला था। वो सोच ही रही थी, उसकी चेहरे पर इस वक्त थकान में भी एक मुस्कान थी। तभी सबकी आवाज से वो होश में आई और बोली, एंटीडोट तैयार है, इसे जितनी जल्दी हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो और सेंट्रल मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करो और हमारे हॉस्पिटल में भी जल्द से जल्द एंटीडोट पहुंचाओ। जानवी को इन्फॉर्म करो और मेरे पास आने के लिए बोलो। जी बॉस, इतना कहकर सभी टीम मेंबर अपने काम पर लग गए। सब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने लग गए ताकि उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिल जाए। नकुल भी वहां आ गया था। जैसे ही वो ईशानी के पास पहुंचा तभी ईशानी वॉल से सटकर बैठ गई। और सेंट्रल मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करो और हमारे हॉस्पिटल में भी जल्द से जल्द एंटीडोट पहुंचाओ। जानवी को इन्फॉर्म करो और मेरे पास आने के लिए बोलो। जी बॉस, इतना कहकर सभी टीम मेंबर अपने काम पर लग गए। सब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने लग गए ताकि उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिल जाए। नकुल भी वहां आ गया था। जैसे ही वो ईशानी के पास पहुंचा तभी ईशानी वॉल से सटकर बैठ गई। अब आगे जब नकुल की नजर अपनी बॉस पर गई जिनकी आंखें बंद थी तो वो हैरान और परेशान हो गया। बॉस, ये चिल्लाकर वो उनके पास भागकर जाने लगा। उसकी आवाज से बाकी जो टीम मेंबर वहां थे उनकी भी नजर ईशानी पर गई। तो वो सब भी परेशान हो गए और बहुत डर गए। उन्हें अपनी बॉस से बहुत लगाव था और प्यार भी था। अपनी बॉस के लिए तो वो सब जान भी दे सकते थे। इस वक्त आपनी को ऐसे नीचे गिरे हुए देखकर वो सब बहुत घबरा गए थे। नकुल ईशानी के पास पहुंचकर घबरा कर बोला, बॉस आप ठीक तो है? पर ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसने आंखें खोला क्योंकि वो पूरी तरह से बेहोश थी। बाकी सभी टीम मेंबर भी अपनी बॉस को बेहोश देखकर घबरा रहे थे। नकुल ने जल्दी से एक लेडी गार्ड को बुलाया तो उस लेडी गार्ड ने ईशानी को उठाकर ईशानी की पर्सनल रूम में ले गया। तभी टेबल पर रखा ईशानी की फोन रिंग करने लगा। नकुल जो बहुत था, जब उसने अपनी बॉस की फोन देखा तो उसमें हब नेम फ्लैश हो रहा था। नकुल जानता था ये मोक्ष का नंबर है। इस बात से नकुल और भी ज्यादा घबरा गया। पर नकुल को ये बात मोक्ष को तो बतानी ही थी, वरना वो जानता था मोक्ष कितना खतरनाक है। बाद में वो उसकी बॉस को तो कुछ नहीं कर सकता, पर इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए उसे जरूर पनिशमेंट देगा। नकुल ने डरते हुए फोन उठाया तो उधर से मोक्ष की आवाज आई, बीबी। उसने इतना ही कहा था। इधर से नकुल घबराते हुए बोला, मिस्टर राजवंश, बॉस नहीं मैं हूं, वो बॉस। नकुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस शैतान मौत की देवता को बोले कि उनकी प्यारी बीबी बेहोश है। वहीं मोक्ष जो घर पर हॉल में बैठा था, जैसे ही उसने ईशानी के बदले फोन पर नकुल की घबराती हुई आवाज सुना, उसकी आंखें सर्द हो गई। वहीं उसके पास ही बाकी फैमिली लोग भी बैठे थे, को मोक्ष के बदलते एक्सप्रेशन को देख रहे थे। राजवंश फैमिली के पास तो इतनी सोर्सेस थी, इसलिए जब ईशानी की टीम ने सेंट्रल मिनिस्ट्री को एंटीडोट के बारे में इन्फॉर्म किया तब मोक्ष को भी तुरंत पता चल गया। इसलिए मोक्ष ने ईशानी को कॉल किया था। वो ईशानी को लेने के लिए जाने वाला था, पर पहले उसने अपनी बीबी को कॉल कर लिया, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उसकी बीबी को कोई और काम तो नहीं है। पर ईशानी की फोन से नकुल की आवाज सुनकर मोक्ष का जबड़ा भींच गया। बाकी सब भी मोक्ष के पास ही बैठे थे, वो भी सब सुन रहे थे। क्या हुआ बीबी, कहाँ है? तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? मोक्ष ने सर्द आवाज में पूछा। तो दूसरी तरफ नकुल की जान हॉल में आ गई। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मोक्ष की ये भयानक आवाज सुनकर नकुल हमेशा डर जाता था। वो इतने सालों से ईशानी के साथ था, माफिया में भी उसकी पकड़ थी, फिर भी पता नहीं क्यों मोक्ष की आंखें और आवाज ही उसे डराने के लिए काफी थी। नकुल हकलाते हुए बोला, वो बॉस बेहोश हो गई है, रूम में है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। नकुल ने जल्दी जल्दी में सब कुछ कह दिया। वहीं नकुल की बात सुनकर मोक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसकी बीवी बेहोश हो गई जानकर। वहीं बाकी सबने भी सुन लिया था कि ईशानी बेहोश हो गई है। ये सुनकर सब डर गए। सबको ईशानी के लिए डर लगने लगा कि कहीं उनकी प्यारी बहू भाभी उस वायरस के साथ रिसर्च कर रही थी तो कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ हसीब, या कहीं उसे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है।
सबको ईशानी के लिए चिंता हो रही थी, वो सब बस अपनी प्यारी बहू को सिर्फ देखना चाहते थे। मोक्ष जल्दी से फोन रखकर सोफे से खड़ा हो गया, वो बहुत परेशान हो गया था, उसे बस इस वक्त अपनी बेबी डॉल की चिंता थी। वहीं मोक्ष को जाते देख नव्या और दक्ष भी बोले, हम भी आपके साथ चलेंगे भाई, हमें भी भाभी की चिंता हो रही है। इतना कहकर वो दोनों भी उठकर खड़े हो गए। कोई जरूरत नहीं है, मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूं जो तुम दोनों भी जाना चाहते हो, मोक्ष ने गुस्से से कहा तो नव्या और दक्ष भी डर गए। अखिलेश जी बोले, मोक्ष तुम इतना गुस्सा मत करो, अगर वो चाहते हैं तो उन्हें जाने दो, हम सबको भी बच्चे की चिंता हो रही है। उनकी बात सुनकर मोक्ष की माथे पर सिलबटे आ गई। तभी नव्या क्यूट बनते हुए बोली, प्लीज भाई मुझे भी भाभी को देखना है। हाँ बेटा, वो दोनों ही क्यों, हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं, पता नहीं हमारी फूल सी बच्ची किस हालत में होगी, हमें उसके पास रहना चाहिए, कनक जी ने भी मोक्ष को समझाते हुए कहा। सबको ऐसे रिक्वेस्ट करते देख मोक्ष बोला, कोई जरूरत नहीं सबको आने की, मैं बाबू डॉल को वापस यही लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो चला गया, उसके पीछे नव्या और दक्ष भी चले गए। दोनों को अपने साथ आते हुए देखकर भी मोक्ष ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस वक्त उसे जल्द से जल्द अपनी बीबी के पास पहुंचना था। मोक्ष के कार में बैठते ही नव्या और दक्ष भी बैठ गए। अंदर सब बस ईशानी की सलामती के लिए मन ही मन प्रे कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को उनकी टीम की एक डॉक्टर चेक कर रही थी, उसने 4 बार चेक कर लिया था, पर रिजल्ट सेम ही था, जिसे देखकर उस लेडी डॉक्टर और उसके पास खड़ी दोनों डॉक्टर एक दूसरे को तो कभी अपनी बॉस को बार बार देख रही थी। उन्हें तो इस रिजल्ट पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो लेडी डॉक्टर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी खूंखार बॉस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर तुम गलत तरीके से चेक कर रही हो, तुम ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कर लेती। उस डॉक्टर की बात सुनकर पाखड़ी डॉक्टर बोली, कोई फायदा नहीं है, सच यही है हमारी शेरनी बॉस सच में प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर दूसरी रिसर्चर बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बॉस तो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, और अगर उन्होंने बॉयफ्रेंड बना लिया है तो इस बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोले, कहीं बॉस ने हमें बिना बुलाए शादी तो नहीं कर लिया। वहीं बाहर सब ये जानने के लिए उनकी वेट कर रहे थे कि आखिर उनकी बॉस बेहोश क्यों हो गई है, पर इस बात से अनजान अंदर तीनों डॉक्टर बार बार अपनी बॉस को चेक करके बात करने में बिजी थे। मोक्ष की कार आकर कंपनी के आगे रुकी, नकुल बाहर ही वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बॉस की डेविल हस्बैंड आ रहे हैं। नकुल को देखते ही मोक्ष उसके पास आकर गुस्से से बोला, कहाँ है मेरी बीबी। वो अंदर है, अब तक डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं कि बॉस को क्या हुआ है, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। ये सुनकर मोक्ष टेंशन से अंदर जाने लगा। नकुल उसे लेकर चल रहा था, उन दोनों के पीछे दक्ष और नव्या भी जा रहे थे। उन तीनों को नकुल के साथ देखकर किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर में चारों ईशानी की पर्सनल रूम के बाहर पहुंच गए, जहां कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर इधर उधर टेंशन के मारे चक्कर काट रहे थे। नकुल के साथ मोक्ष, दक्ष और नव्या को देखकर वो सब कंफ्यूज थे। मोक्ष ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और रूम के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे दक्ष और नव्या भी रूम के अंदर चले गए, नकुल भी उनके साथ था। वहीं रूम में वो तीनों लेडी डॉक्टर अभी भी बहस कर रहे थे कि बॉस ने उन्हें अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। रूम में नकुल के साथ 3 लोगों को इंटर करते देख वो खड़े हो गए। मोक्ष जल्दी से ईशानी के पास बेड पर बैठ गया और उसकी हाथ को टाइटली पकड़ लिया और अपनी खतरनाक नजरों से उन तीनों डॉक्टर को देखकर बोला, अभी तक मेरी बीबी को होश क्यों नहीं आया, क्या हुआ है इसे। वो तीनों डॉक्टर जो मोक्ष के हैंडसम चेहरे में खो गए थे, मोक्ष की खतरनाक आवाज से वो होश में आए। मोक्ष की लाइन याद करके तीनों शक और हैरान हो गए, मतलब सच में उनकी बॉस ने इस हैंडसम लड़के से शादी कर लिया है। तभी तीनों ने मोक्ष को पहचान लिया, मोक्ष राजवंश द क्रूएल हार्टलेस डेविल। उनकी बॉस ने बिल्कुल आपने टक्कर की पार्टनर ढूंढा है। अगर मुझे 1 सेकंड में जवाब नहीं मिला तो तुम सबकी लाश यहीं गाड़ दूंगा, मोक्ष ने भयानक आवाज में कहा, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसकी जान से प्यारी बीबी बेहोश है और ये तीनों पागल लड़कियां उसे किसी एलियन की तरह घूर घूर कर देख रहे थे। मोक्ष की भयानक आवाज से सब होश में आए और एक साथ बोले, वो बॉस प्रेग्नेंट है और कल से रिसर्च कर रहे हैं। ये वायरस बहुत खतरनाक है, उसकी केमिकल बॉस के बॉडी के लिए इस वक्त हार्मफुल है। बॉस ने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं है, शायद इसलिए वो बेहोश हो गई है। पर आप टेंशन मत लीजिए मिस्टर राजवंश, बॉस को हमने डिटॉक्सिन दे दिया है, उन्हें 1-2 घंटे बाद होश आ जाएगा। इतना कहकर वो सब चुप हो गए, जैसे वो सब किस मैराथन से भागकर फिर रेस्ट कर रहे हो। उन डॉक्टर की बात सुनकर मोक्ष की पकड़ ईशानी पर टाइट हो गई। उसकी बीबी, उसकी प्यारी बीबी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा उसकी बीबी उसकी प्यार की पेट में है। वहीं नकुल हैरान था, क्या उसकी बॉस प्रेग्नेंट है। वो खुश भी था और जल्दी से पूछा, क्या सच में बॉस कितनी मंथ प्रेग्नेंट है। नकुल की सवाल पर वो डॉक्टर बोली, शायद 1 वीक या 2 वीक है, सभी टेस्ट करने के बाद टाइम पता चलेगा। वहीं दक्ष और नव्या तो खुशी से झूमे और वहीं पर ही नाचने लगे थे। इसका मतलब मैं चाचू बनने वाला हूँ,
मेरी क्यूट क्यूट भतीजा या भतीजी आने वाली है। दक्ष ने जल्दी से कूदते हुए कहा और ईशानी के पास जाकर बैठ गया। नव्या भी खुशी से बोली, येस भाभी प्रेग्नेंट है, इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ। वो भी जाकर बेड पर बैठ गई और दोनों ने एक एक साइड से ईशानी की गाल पर किस किया, फिर मोक्ष को हक कर लिया। मोक्ष के अंदर तो ना जाने कितनी सारी इमोशन चल रहे थे। वो प्यार से अपनी बेबी डॉल को देख रहा था, तो कभी उसकी हाथ को, तो कभी फॉरहेड को, तो कभी गाल पर किस कर रहा था। मोक्ष ने जल्दी से ईशानी को गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर जाने लगा। मिस्टर राजवंश, ये आप क्या कर रहे हैं? बॉस को होश नहीं आया है। तीनों डॉक्टर चिल्लाते रह गए पर मोक्ष नहीं रुका और ईशानी को लेकर बाहर चला गया। बाहर जो डॉक्टर खड़े थे वो तो हैरान थे। नकुल ने उन सबको कुछ भी कहने से रोक दिया। मोक्ष के पूछे नव्या और दक्ष वहां से चले गए। वो खुशी से झूमते हुए जा रहे थे। वो तो अभी से इमेजिन करने लगे थे कि जब उनकी दादी माँ, दादाजी, डैड, मोम को पता चलेगा कि उनकी भाभी प्रेग्नेंट है तो उन सबका रिएक्शन क्या होगा। वहीं तीनों डॉक्टर ने बाकी सभी डॉक्टर्स को सब कुछ बता दिया तो सब हैरान हो गए। उनकी बॉस ने कब शादी की, इस बारे में उन्हें क्यों नहीं पता। वहीं आधे घंटे बाद मोक्ष की कार राजवंश विला के आगे आकर रुकी। मोक्ष तो ईशानी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रहा था। ईशानी को गोद में लिए मोक्ष अंदर चला गया। अंदर हॉल में ही सब बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मोक्ष की बाहों में ईशानी को देखा वो सब घबरा गए। क्या हुआ, हमारी बच्ची को अभी तक उसे होश क्यों नहीं आया, कहकर वो सब उसके पास जाने लगे। तभी दक्ष और नव्या सबको रोकते हुए बोले, रुकिए, भाभी को भाई के साथ जाने दीजिए। भाभी को आराम करने की जरूरत है। सब आसपास रहेंगे तो वो ठीक से रेस्ट नहीं कर पाएंगी। उन दिनों की बात सुनकर सब रुक गए। कल्पना जी बोली, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? नव्या और दक्ष एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें हंसते हुए देखकर कनक जी गुस्से से बोली, मेरी बच्ची बीमार है और तुम दोनों हंस रहे हो। उनकी बात सुनकर दक्ष बोला, अगर उस बीमारी की वजह आप जानेंगे तो आप भी खुश हो जाओगी दादी माँ। उसकी बात सुनकर सब उसे गुस्से और कंफ्यूजन से घूरने लगे। तो दक्ष उन्हें गुस्से में देखते हुए बोला, अरे इतना गुस्सा क्यों बता रहा हूँ। तभी नव्या खुशी से बोली, दादाजी, दादी माँ, आप पर दादा और पर दादी बनने वाले हैं, और मोम, डैड, आप दादा दादी बनने वाले हैं। भाभी प्रेग्नेंट है। ये कहकर वो खुशी से उछलने लगी।